तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज 30 साल हो चुके हैं, 30 इयर्स हो चुके हैं एलपीजी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अब 30 साल हो चुके हैं इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म्स किए हुए, और ये वाले रिफॉर्म्स इंडिया ने 1991 में किए थे। तो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन रिफॉर्म से इंडिया ने क्या कुछ अचीव किया, और आज की तारीख में भी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स बाकी हैं हमारी कंट्री में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। हम पहले एक बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक्स है, इन दोनों का एक साठगांठ होता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई लीडर कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है जिसका कि परिणाम हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे या इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा, तो उस डिसीजन को लेने से पहले वो 10 बार सोचता है कि कहीं इस डिसीजन को लेने से मेरी कुर्सी ना चली जाए, हमारी पार्टी की साख ना चली जाए, हमारी पार्टी का भविष्य अंधकार में ना आ जाए। तो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। और पॉलिटिकल डिसीजन के सेंटर में हमेशा इकोनॉमी होती है। बट देन अगर मैं बात करूं 1947 में इंडिया आज़ाद होता है। 1991 में हम एलपीजी रिफॉर्म्स करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और आज तक हमारी इकोनॉमी स्मूथली चल रही है। तो हमें ये समझना है पहले कि 1947 से लेकर के 1991 तक के बीच में प्रॉब्लम क्या थी, क्यों रिफॉर्म करना पड़ा 1991 में। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो आपको और हमें सभी को पता है कि नेहरू जी हमारे इनिशियल फेज में लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर इंडिया के। और नेहरू जी के ऊपर फेबियन सोशलिज्म का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था नेहरू जी के ऊपर। फेबियन सोशलिज्म एक सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है, समाजवाद की बात करती है ये आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी प्रोटेक्शनिज्म की बात करती है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है हमें हमारी कंट्री को, हमें हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमें हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं आने देना है, फॉरेन डिपेंडेंस नहीं लाना है हमें हमारी इकोनॉमी में। साथ ही साथ फेबियन सोशलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात तो करता है, लेकिन वो कहता है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द शैडो ऑफ स्टेट करना है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करना है, लेकिन सरकार के संरक्षण में, सरकार के निगरानी में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। और यही कारण है कि जब 1947 से इंडिया की कहानी शुरू होती है, इंडिपेंडेंट इंडिया की कहानी शुरू होती है, तो स्टार्टिंग में आप माफ़ी चाहूँगा, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि इनिशियल फेजेस में इंडिया में बहुत सारी सरकारी कंपनियां खोली जाती हैं सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि सरकार कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज तो करना चाहती है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि उन इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल गवर्नमेंट का हो। साथ ही साथ फेबियन सोशलिज्म छोटे छोटे फैक्टर्स में स्टेट के इंटरफेरेंस की बात करता है, यानी कि जो सरकार है वो इंटरफेयर करे छोटी छोटी बातों में। से फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि कैसे 1947 में आज़ादी पाने के बाद ये तक सरकार ये तक तय करती थी कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का बिकेगा। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में आप कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे, क्वांटिटी कितनी होगी आपकी। साथ ही साथ इवन मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैच बॉक्स का एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको। माचिस की डिब्बी कौन प्रोड्यूस करेगा, ये तक सरकार डिसाइड करती थी इस बीच में, 1947 टू 1991 के बीच में। आगे अगर बढ़े हम तो इन आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस की वजह से, ये जो फेबियन सोशलिज्म का एक डोमिनेंस था नेहरू जी के ऊपर, इस डोमिनेंस की वजह से ही
हमें 1991 क्राइसिस देखने को मिला, क्योंकि हम इनिशियल फेज में अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रेड कलर से एक स्टेटमेंट लिखी है। मिस्टर वाजपेयी, सभी जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर भी थे, बीजेपी पार्टी से। वो 1991 में कहते हैं कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी बिजनेस इन बिजनेस। गवर्नमेंट का बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं है। मतलब वाजपेयी जी के इस स्टेटमेंट से आप वाजपेयी जी की पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है उसकी झलक भी पा सकते हैं। इनका कहना है कि सरकार का कोई बिजनेस ही नहीं है बिजनेस करना, यानी कि सरकार को कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, सरकार को चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। और यही कारण है आज के डेट में जब हमारे इंडिया में बीजेपी पार्टी की डोमिनेंस देखने को मिल रही है आपको, तो आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ये जो सरकार है वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी है। रीज़न फॉर 1991 रिफॉर्म्स, अगर 1991 रिफॉर्म्स मतलब 47 में कहानी शुरू होती है और 1991 में आपको मेजर रिफॉर्म्स, बड़े बड़े परिवर्तन करने पड़ते हैं अगर कंट्री में, तो उसके पीछे रीज़न क्या थे? सबसे पहला रीज़न था लाइसेंस राज। लाइसेंस राज में क्या था कि अगर आपको कोई भी अपनी फैक्ट्री ओपन करनी है तो आप आज की डेट में जैसे फ्रीली फैक्ट्री ओपन कर सकते हो, इस तरीके से आप उस ज़माने में फैक्ट्री ओपन नहीं कर सकते थे। आपको पहले जाना पड़ता गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट पे जाने के बाद आपके पास जाने के बाद आपको कुछ एप्लीकेशंस फाइल करने पड़ते, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते, गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस देती और उस लाइसेंस के अगर आपके पास आ गया वो लाइसेंस, जब ही जाकर के आप अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं आया है तो आपको कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का अधिकार नहीं है। तो ये था लाइसेंस राज। इस लाइसेंस राज में करप्शन जम के हुआ, क्योंकि जो भी सरकारी अफसरों को काम दिया गया लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो अनाप शनाप पैसा वसूलने लग गए जो भी लोग लाइसेंस लेने के लिए आते थे। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में करप्शन भी बढ़ गया। और ये जो लाइसेंस था, लाइसेंस मिलने के बाद भी आपको क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ता था। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि मान लो मैंने सरकार से लाइसेंस ले लिया कि मुझे नोटबुक ही बनाना है, नोटबुक, कॉपी या कोई बुक ही मैन्युफैक्चर करनी है, या मैं बल्ब ही मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी फैक्ट्री में अपने पैसों से, अपनी मशीन से कितने बल्ब बनाऊंगा ये भी सरकार बताएगी मुझे। साथ ही साथ मैं अपने बल्ब को कितने रुपए में बेचूंगा मार्केट में, ये भी मुझे सरकार बताएगी। ऐसा कुछ सिस्टम था। तो ये था लाइसेंस राज। इसका क्लासिक एग्जांपल एमआरटीपी एक्ट है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा रीजन था 1991 के रिफॉर्म का, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे कंट्री की पॉलिसी ये थी कि हमें विदेशों से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना, मतलब विदेशों से ज़्यादा सामान अपनी कंट्री में खरीदने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते थे। हम चाहते थे सारा सामान हम खुद बनाएं और फिर हम उस सामान को अपनी कंट्री के डिमांड के लिए यूज़ करें। साथ ही साथ हम इंपोर्ट को कंप्लीटली बैन नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने इंपोर्ट के डिपेंडेंसी को, जो निर्भरता है भारत की दूसरे देशों के ऊपर, उस निर्भरता को हम कम करने की बात करते थे। ये भी हमारी पॉलिसी थी। तीसरी पॉलिसी थी, हमारी इकोनॉमी को लगभग हमने क्लोज्ड इकोनॉमी बना रखा था। क्यों? क्योंकि हमने टैरिफ लगा रखा था, कोटा लगा रखा था। टैरिफ और कोटा का मतलब क्या है? टैरिफ और कोटा का मतलब है कि अगर किसी दूसरे देश से भारत के अंदर कोई सामान आना है तो उस सामान की एंट्री से पहले ही गवर्नमेंट इसके ऊपर एक टैक्स लगा देगी, और वो टैक्स बहुत हैवी अमाउंट का होगा। उसी टैक्स को हम टैरिफ कह रहे हैं। साथ ही साथ ये विदेशी कंपनी या विदेशी मैन्युफैक्चरर कितना सामान लेकर के आएगा हमारी कंट्री में, हम इसे भी फिक्स करते थे। एक तो हमने विदेशी जो सेलर है उसके कमोडिटी के ऊपर टैक्स लगा दिया, साथ ही उसे हमारी कंट्री ये भी बताती थी कि भैया आप एक साल में या एक महीने में या 6 महीने में इतने से ज़्यादा
इतना से मतलब मान के चलो किसी को बोल दिया कि आप 1000 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हमारी कंट्री में एक साल में, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी थी और टैक्स की रिस्ट्रिक्शंस भी थी। साथ ही साथ रुपी कन्वर्टिबिलिटी एब्सेंट था उस टाइम पे हमारे पास, और उस टाइम पे हमारी कंट्री का जो फॉरेक्स था, फॉरेन एक्सचेंज था, मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार था, उसे हम गवर्न करते थे, कंट्रोल करते थे फेरा एक्ट के थ्रू, और फेरा एक्ट के अकॉर्डिंग हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम को फॉलो करते थे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि 1 रुपया या 1 डॉलर कितने रुपए के बराबर होगा ये सरकार तय किया करती थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही हमें रिफॉर्म्स करने पड़े 1991 में। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या कुछ रिफॉर्म्स किए 1991 में। 1991 में सबसे पहला रिफॉर्म हमने किया लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया, जो लाइसेंस राज था उसे खत्म कर दिया। मतलब अब आपको अपनी फैक्ट्री ओपन करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको जूते बनाने हैं, चप्पल बनाने हैं, फोन बनाना है, लैपटॉप बनाना है, जो भी बनाना है, आप अपनी फैक्ट्री ओपन करो, सीधा बनाना शुरू करो। बट आप कुछ हजार्डस इंडस्ट्रीज जो कि खतरनाक हो सकती हैं देश के लिए, जैसे बारूद वगैरह हो सकता है, या जो शराब है, अल्कोहल है, इस टाइप की कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अभी भी अपने कंट्रोल में रखा, अपने रेगुलेशन में रखा, लेकिन मोर और लेस मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल से फ्री कर दिया। दूसरा रिफॉर्म 1991 में हम ये करते हैं कि जैसे पहले बताया मैंने कि प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आपका प्रोडक्ट कितने का बिकेगा मैक्सिमम। सिमिलरली अब गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम डिसाइड नहीं करेंगे, मार्केट खुद डिसाइड करे। मार्केट में 2 फोर्सेस होते हैं, डिमांड की और सप्लाई की। तो डिमांड और सप्लाई खुद डिसाइड करे कि कोई भी प्रोडक्ट कितने रुपए का बिकेगा। साथ ही साथ, और ये जो 2 रिफॉर्म्स थे, जो ग्रीन कलर से दोनों रिफॉर्म्स लिखे हुए हैं, ये दोनों रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में किए गए। फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमने कुछ रिफॉर्म किए। फाइनेंशियल सेक्टर में हमने आरबीआई को बोला कि भैया तुम रेगुलेटर मत रहो, तुम फैसिलिटेटर बन जाओ। फैसिलिटेटर बनने का मतलब ये है कि आरबीआई को बोला गया, आप हर छोटी बात के लिए बैंकों को ये मत कहो कि आप आके पहले हमसे लाइसेंस लो। बैंकों को थोड़ा लिबरलाइज करो, बोलो उन्हें कूल काम करो, अपना आराम से काम करो। और इसी वजह से जब आरबीआई ने थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस अपनी कम की, तो 1991 के बाद हम हमारी कंट्री में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स के ग्रोथ को भी देख सकते हैं। अगली बात करूं अगर मैं, तो ये था आपके पास में लिबरलाइजेशन। तो रिफॉर्म्स जो हमने किए उसमें हमने सबसे पहला रिफॉर्म किया लिबरलाइजेशन का। दूसरा रिफॉर्म हमने किया प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया, डी रिजर्विंग ऑफ इंडस्ट्रीज की। डी रिजर्विंग ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब मैंने बताया ना आपको कि सरकार ये तय करती थी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि मैच बॉक्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनको सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, लघु उद्योगों के लिए रिजर्व कर दिया कि भैया वही लोग प्रोड्यूस करेंगे। बिग प्राइवेट मैन्युफैक्चरर उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, और बहुत सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा। तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास लिमिटेड चीजें बच गई। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, डी रिजर्व कर दिया, बोला जिसको जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करे। साथ ही साथ आज के डेट में भी आप देखोगे कुछ कैटेगरीज इंडस्ट्रीज की आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। से फॉर एग्जांपल आज की तारीख में भी रेलवे हमारे कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। डिफेंस पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगली रिफॉर्म की बात करें तो अगला रिफॉर्म हमने किया था ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन में हमने जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी विदेशी कंपनियों के ऊपर कि आप 1 साल में या 6 महीने में हमारी कंट्री में एक फिक्स नंबर ऑफ कमोडिटी से ज्यादा सेल नहीं कर सकते हो, उस रेस्ट्रिक्शन को हमने रिड्यूस किया, खत्म नहीं किया, रिड्यूस किया। और आगे चल के 2001 के आसपास, आई गेस 2001 के आसपास हमने उस रेस्ट्रिक्शन को कंप्लीटली खत्म कर दिया था। इंपोर्ट के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत थी। मान लो भारत देश के अंदर कोई पर्सन किसी विदेशी कंपनी से माल खरीदना चाहता है और खरीद करके फिर इंडिया में बेचना चाहता है, तो इस काम को करने के लिए भी, ये इंपोर्ट करेगा ना, तो इंपोर्ट करने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है, तो उस लाइसेंस का सिस्टम को भी हमने खत्म कर दिया। साथ ही साथ जो फेरा एक्ट था, फेरा एक्ट में हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहे थे। बोले तो $1 कितने रुपए के बराबर होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी लगभग, है ना। तो इससे हम स्विच हो गए किस एक्ट के ऊपर, फेमा एक्ट के ऊपर। और फेमा एक्ट में हमने बेसिकली मार्केट ड्रिवन
मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो किया, यानी कि अब मार्केट डिसाइड करेगा कि एक डॉलर कितने रुपए के बराबर होगा या एक रुपया कितने डॉलर के बराबर होगा। और यही कारण है कि आज जब आप रात को सोते हो और सुबह उठते हो तो आप देखते हो सोते वक्त रुपए और डॉलर का रेशो कुछ और था और उठते वक्त रुपए और डॉलर का रेशो कुछ और है, क्योंकि अब गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती है। अब ये रिफॉर्म जब 1991 में हुए, 1991 में जब ये रिफॉर्म्स हुए तो उन रिफॉर्म से क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहली बात, हमारी इकोनॉमी का साइज बदल गया। उस समय पे 1991 के आसपास हमारी इकोनॉमी का साइज, जीडीपी का साइज 6 लाख करोड़ के आसपास था और ये आज के डेट में लगभग 140 लाख करोड़ के आसपास है, 140 लाख करोड़ के आसपास है। ये मैं रियल जीडीपी के टर्म से बात कर रहा हूं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया हमारी कंट्री में। आज की तारीख में हमारी कंट्री में करीब 100 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं, यानी कि विदेशी मुद्रा जिससे कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमें हेल्प मिलती है, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारी कंट्री का आज की डेट में तकरीबन 670 बिलियन डॉलर्स, 670 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। आज के डेट में आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप जान लो, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है यानी कि दवाइयों वाली जो इंडस्ट्री है उसमें हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। हम बहुत सारी दवाइयों को बना के अपनी कंट्री से विदेशों में बेचते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो हम बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इंडिया बहुत सारे बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। और 1991 के रिफॉर्म का ही ये कमाल है कि आज के डेट में जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ है इंडिया में, मिडिल क्लास पीपल जो इमर्ज हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतर तो नहीं लेकिन एक ठीक ठाक तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज कर पा रहे हैं, अपना जीवन व्यापन कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अच्छी हेल्थ सुविधा पा रहे हैं। तो ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ है जो कि केपेबल है और पॉवर्टी के ट्रैप में ये जल्दी फंसते नहीं है, इतने कैपेबल हो गए हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कि ये लोग अपना काम और अपना जीवन व्यापन खुद से कर सकते हैं। तो इनका राइज भी 1991 के रिफॉर्म की वजह से हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगली बात हम करते हैं कि क्या अभी तक नहीं किया गया है इकोनॉमी में। सबसे पहली बात, स्मॉल साइज फाइनेंशियल मार्केट है। हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत स्मॉल साइज का है, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है हमारी कंट्री का वो बहुत स्मॉल साइज का है। से फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि आज की तारीख में जो बैंक्स हैं हमारी कंट्री में, या यूं कह लो आप कि जितने लोग, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कितना परसेंट या कितनी प्रतिशत आबादी हमारी अपना पैसा बैंकों में रखती है, ये आबादी बहुत कम है। ठीक है, तो इसी वजह से फाइनेंशियल मार्केट का साइज बहुत कम है, बहुत छोटा है। एक्चुअली जब आप कंट्री की जीडीपी को देखोगे, हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसके साइज से जब आप हमारे कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट के साइज को कंपेयर करते हो तब आप पाते हो कि फाइनेंशियल मार्केट हमारी कंट्री का बहुत छोटा है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस का उनकी जीडीपी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है आज की डेट में, इसमें काम करने की जरूरत है। कैसे सुधार सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट के साइज को? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना होगा। इंक्लूजन को बढ़ाने का मतलब क्या है? भैया लोगों को बोलो अपने बैंक अकाउंट खुलवाओ, पैसे घर में मत रखो, चावल की बोरियों में छुपा के मत रखो। महिलाएं अपने पैसे 1000, 2000, 5000, 10000 जो भी उनके पास पड़े हुए होते हैं वो घरों में ना रखें, है ना, हल्दी वाले डब्बे में ना रखें, वो उसे ले जाकर के अपने बैंक अकाउंट में रखें। ठीक है, बैंकों को लेंडिंग करने में सहूलियत होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में जानकारी दी जाए, है ना। तो ये कुछ काम करके हम अपने फाइनेंशियल मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसके साइज को एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक काम और करने की जरूरत है हमें। देखो, कहा जाता है हमारी सोसाइटी में अक्सर कि अगर एक लायक बाप का बेटा नालायक है तो वो उसकी बनाई हुई सारी संपत्ति को डुबो देगा। सिमिलरली आप जीडीपी की साइज को जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पॉपुलेशन लायक नहीं है तो वो पॉपुलेशन बढ़ी हुई जीडीपी को भी कम करके दिखा देगी आपको। मीनिंग
हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट पे हमने आज तक, हमारी कंट्री ने आज तक बहुत अच्छे से काम नहीं किया है, बहुत अच्छा फोकस हमने नहीं दिखाया है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। और यही कारण है कि मोदी जी को आने के बाद स्किल इंडिया या स्किल डेवलपमेंट इंडिया जैसे प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ा। हालांकि ये प्रोग्राम आज के डेट में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसे सही करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। बट देन ये एक सोच बहुत अच्छी है और इस सोच की सराहना की जानी चाहिए। तो आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है, इस पे हमने काम नहीं किया, ये काम हमें करना होगा। तीसरा पॉइंट है जॉबलेस ग्रोथ। सर हमारी कंट्री की 1991 के रिफॉर्म के बाद जीडीपी तो बढ़ती गई, बट जीडीपी जिस रेशो में बढ़ा उस रेशो में हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज चेंज है, या जो रोजगार में जो इंक्रीमेंट होना चाहिए जिस प्रतिशत में, उस परसेंट में इंक्रीज नहीं हुआ। जीडीपी में इंक्रीज जबरदस्त हुआ, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज नहीं देखने को मिला। इसी वजह से हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कैसी ग्रोथ है, वो जॉबलेस ग्रोथ है। अब इस जॉबलेस ग्रोथ को सही करने का तरीका क्या है? सही करने का तरीका है आप जॉब्स क्रिएट करो। जॉब्स कैसे क्रिएट होगा? रीजन जॉब क्रिएट क्यों नहीं हुआ उसके पीछे रीजन है जो सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका ग्रोथ हमारी कंट्री में नहीं हुआ ज्यादा, उसके ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत है। और जैसे ही सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर या अलाइड सेक्टर्स में जो भी सरप्लस लेबर है वो सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज हो जाएंगे और छोटे मोटे स्किल्स के साथ भी वो मशीनों में डील कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो पाएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा हो पाएगा, फॉरेक्स ज्यादा आ पाएगा, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का लेवल हमारी कंट्री का बढ़ जाएगा, क्राइसिस हटेगी। सर हमारी कंट्री का टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान चलाना होता है, स्वच्छ भारत सेस लगा देते हैं। कोई गवर्नमेंट आती है कोई और सेस लगा देगी, कोई गवर्नमेंट आएगी किसी और टाइप का सेस लगा देगी, है ना। तो सेस सरचार्ज से हमारे कंट्री के टैक्स पेयर्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बोलते हैं बात बात पे तो ये सेस और सरचार्ज लगाते हैं। एजुकेशन सेस अलग लगता है, स्वच्छ भारत सेस अलग लगता है, तो टैक्स पेयर्स के जेब से कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा निकलता है। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने जीएसटी जैसे रिवोल्यूशनरी टैक्स मेजर्स को लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कंट्री में जीएसटी ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक जीएसटी है लेकिन टैक्स रेट्स अलग अलग लगा रखे हैं। कुछ कमोडिटीज के लिए 5%, किसी के लिए 8%, किसी के लिए 12%। तो ये चीज हमारी कंट्री जो इंडिपेंडेंट इंडिया है हमारा, ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमें इसको यूनिफॉर्म करने की जरूरत है, जिस लेवल तक पॉसिबल हो उस लेवल तक। तीसरी और आखिरी बात करूं तो कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम में हमारे कंट्री का टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है। मतलब कंट्री की जितनी जीडीपी है उस हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट नहीं होता है। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम, टैक्स बेस भी हमारी कंट्री का बहुत कम है। टैक्स बेस कम होने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत कम है, तो उस टैक्स बेस को बढ़ाने की जरूरत है हमें। ठीक है, तो ये कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगली बात करूं मैं, कुछ एरियाज हमने 1991 के रिफॉर्म्स में टच तो किए बट बहुत सारे एरियाज हमने अनटच्ड छोड़ दिए। फॉर एग्जांपल, हमने फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेशन लेकर के आए, बैंकिंग सेक्टर में फैसिलिटेशन का काम किया, बैंकिंग रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे काम किए। बैंकिंग सेक्टर आज के डेट में इंडिया का हष्ट पुष्ट है, हेल्दी है, अच्छा काम करके दे रहा है। सर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छा काम किया, अच्छे रिफॉर्म्स लेकर के आए हम 1991 के बाद, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अब धीरे धीरे बहुत अच्छे ट्रैक पे आ रहा है इंडिया का। लेकिन हमने कुछ एरिया को टच ही नहीं किया, अनटच्ड छोड़ दिया। से फॉर एग्जाम्पल इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर, ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं या ये जो गोलगप्पे बेचते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया का हमने टच ही नहीं किया। ये जो गोलगप्पे बेचते हैं या ये जो छोटे छोटे ई रिक्शा वाले होते हैं, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो इनके ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो इसे ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत अच्छे से विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। बहुत सारे रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरी हैं हमारे लिए। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या कुछ रिफॉर्म्स हो आने चाहिए या क्या कुछ रिफॉर्म्स जरूरी हैं, तो आप कमेंट करेंगे, तो इस पे ऑन डिमांड मैं एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।
पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है 1991 के बाद भी, रिफॉर्म्स करने के बाद भी पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलता है इंडिया में। पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है सर, बीजेपी आएगी तो वो अपनी नई पॉलिसीज लेकर के आएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो अपनी नई पॉलिसीज लेकर के आएगी। तो इसकी वजह से होता ये है कि पॉलिसी में, कंट्री की पॉलिसी में या इकोनॉमी की पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी नहीं होती है ना, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। और इस वजह से बहुत सारी विदेशी कंपनियां जिनके पास मोटा पैसा है और वो उन मोटे पैसे को लेकर के भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, जिससे हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, वो लोग वो पैसा लेकर के भारत में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलता है। उन्हें पता है कि ये जो पॉलिसी है ये कभी भी चेंज हो सकती है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने प्राइवेटाइजेशन को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। प्राइवेटाइजेशन को डाइवर्सिफाई करने से मतलब है कि ऐसा ना हो कि प्राइवेटाइजेशन का फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को हो और हमारे देश में कुछ अंबानी, कुछ अडानी और कुछ टाटा और कुछ बिरला तो हों, लेकिन बाकी सारी जनता, बाकी सारी पब्लिक गरीब रह जाए। तो हमें अपने प्राइवेटाइजेशन का जो फ्रूट है, प्राइवेटाइजेशन का जो फायदा है, उसे डाइवर्सिफाई करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। बोले तो इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू ना हो, इस बात को इंश्योर करना है। इसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है? हमें शेयर होल्डर कैपिटलिज्म से स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की ओर स्विच होना पड़ेगा। शेयर होल्डर कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि कंपनीज सिर्फ इस बात का ध्यान ना रखें कि उनके शेयर होल्डर्स को कितना फायदा हो रहा है, कंपनीज इस बात का भी ध्यान रखें कि उनकी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या जो बनाया जा रहा है वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है, यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे कंट्री में। और अगर कोई इसके अलावा भी अगर कोई स्टेक होल्डर है तो उनके इंटरेस्ट को भी इंश्योर करने की जरूरत है। तो ये वाला जो माइंडसेट है कि कंपनी में सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स का बोलबाला होना चाहिए, जी नहीं, कंपनी को अपनी पॉलिसी एम्प्लॉयज, अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स और अपने स्टेक होल्डर्स को देख के बनाने चाहिए। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट हमें यह कहता है कि हमें एक इंटीग्रेटेड एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की जरूरत है। टैक्स में क्या कुछ रिफॉर्म्स करना है मैंने पीछे डिस्कस कर लिया था। मोटे मोटे तौर पे हमें टैक्स में जो कुछ भी रिफॉर्म्स करने हैं उन्हें कर लेने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया जीएसटी में रिफॉर्म करना है, टैक्स बेस कंट्री का कम है उसे इंक्रीज करने की जरूरत है। साथ ही साथ ठीक है, टैक्स बुएंसी रेशो भी एक होता है, उसे भी ठीक करने की जरूरत है। इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी, सर आप कभी सरकारी कंपनियां खड़ी करते हो, उन्हीं सरकारी कंपनियों को आप बेच देते हो। पहले सरकारी कंपनियों में काम करने के लिए लोगों को सरकारी नौकरियां देते हो, फिर उन्हीं लोगों को उस कंपनी को बेच करके बेरोजगार बना देते हो या फोर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमें नहीं करना चाहिए। हमें अगर कोई पब्लिक सेक्टर डेवलप करना है, कोई पब्लिक कंपनी डेवलप करनी है, तो हमें अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। और अगर हमने कोई सरकारी कंपनी बनाई है तो उस कंपनी का रोल हमें फिक्स करना चाहिए कि तुम्हारा ये रोल है। अगर वो पब्लिक कंपनी अपना रोल फुलफिल करने में सक्षम नहीं है, तब जाकर के हम उस सरकारी कंपनी को या उस पब्लिक सेक्टर को बंद कर सकते हैं और आगे के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो हमें 1991 के रिफॉर्म्स के अलावा भी करने चाहिए और करने पड़ेंगे, ताकि हमारा कंट्री, हमारा देश आगे बढ़ सके। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।